नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि जैक बोर्ड के द्वारा जो है वो सभी विषयों का जो है वो मॉडल सेट जारी कर दिया है और आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं हिंदी कोर का, है ना। हिंदी कोर का देखेंगे जो 40 मार्क्स का रहता है, ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मॉडल सेट जारी किया है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में स्पेशली चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव का। इसके बाद मैं तुरंत जो है वो सब्जेक्टिव वीडियो भी बनाकर अपलोड कर दूंगा। थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, टाइपिंग वूपिंग करना है ना, कंटेंट बहुत अच्छा से देने का प्रयास करेंगे ताकि मार्क्स आपका जो है वो बढ़िया गेन हो। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और देखते हैं इस वीडियो, है ना, इसका सारा क्वेश्चन आंसर। तो देखिए सबसे पहले देखिए कि इसका, है ना, पैटर्न भी आप लोग जो है वो सीखने का प्रयास कीजिएगा किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है ना, पहला से 4 तक जो है वो आपका पद्यांश रहेगा और ये पद्यांश जो रहेगा वो आपका अपठित रहेगा। मतलब आपका सिलेबस का कविता नहीं होगा, आउट ऑफ सिलेबस पोएम होगा, जहाँ से आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे कविता से। तो 4 क्वेश्चन यहाँ देखते हैं क्या है। इस कविता को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कहता है कवि यहाँ किसका उल्लेख कर रहा है, तो कवि यहाँ पर भारतीय संस्कृति का इस कविता में उल्लेख कर रहा है। चूँकि अतिथि वगैरह के बारे में बताया गया है, हमारे देश के बारे में बताया गया है, तो कहीं ना कहीं वो भारतीय संस्कृति का जो है ना, वो वर्णन क्या है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संस्कृति का। देव किसे माना गया है, दूसरा क्वेश्चन कहता है देव किसे माना गया है। तो आप यहाँ पर देखिएगा लिखा है अतिथि थे सदा हमारे देव, यानी अतिथियों को जो है वो देव माना गया है, इसलिए दूसरा का आंसर ये हो जाएगा अतिथियों को। तीसरा में देखिएगा किसके हृदय में तेज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इस काव्यांश का मूल भाव क्या है, तो इस काव्यांश का मूल भाव जो है भारत का अतीत का गौरव, है ना, चूँकि इसमें भारत का जो है वो गौरव दिखाया गया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक जो है वो आपका अपठित पद्यांश ऊपर वाला था, ये नीचे वाला जो है आपका है अपठित गद्यांश, यानी पद्यांश और गद्यांश मिलाकर टोटल आपके एग्जाम में जो है वो 8 क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए 5 से आपका 8 तक जो है वो गद्यांश से होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मनुष्य अपने किन गुणों से जीवधारियों में श्रेष्ठतम माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जीवधारियों में श्रेष्ठतम माना जाता है ना। इसके आगे देखिए लिखिए, यहाँ से पढ़िएगा कि मनुष्य अपने नैतिक गुणों से ही जीवधारियों में श्रेष्ठतम माना जाता है। तो नैतिक गुण की वजह से श्रेष्ठतम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर कहता है कि हर व्यक्ति जीवन पर्यंत किसकी खोज में रहता है, तो सुख की खोज में रहता है। देखिए इसी से आगे लिखा हुआ है हर व्यक्ति जीवन पर्यंत सुख की खोज में रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन कहता है, यानी कि 7वां क्वेश्चन कहता है गद्यांश का, ठीक है, कि मन और आत्मा का सुख किसे चाहिए। तो मन और आत्मा का सुख जो है वो मनुष्यों को चाहिए। किनको चाहिए, मनुष्यों को, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ग जो है वो सही आंसर होगा। 8वां कहता है सबसे बड़ा सुख क्या है, तो सबसे बड़ा सुख जो है परोपकार का सुख है। चूँकि देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है गद्यांश में, ठीक है, परोपकार का सुख, है ना, कि मन के जितने भी सुख है उनमें सबसे बड़ा है परोपकार का सुख। चलिए इस तरह से आपका जो है वो गद्यांश और पद्यांश खत्म हुआ, जहाँ से टोटल आपका जो है वो 8 क्वेश्चन था। अब देखिएगा 9 से लेकर जो है वो आपका 18 तक जो है वो आपका ग्रामर से है। ग्रामर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ख, प्रिय और श्री। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था, तो वो हो जाएगा उदंत मार्तंड। कौन सा हो जाएगा, उदंत मार्तंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग हो गया, तो इसका प्रारूप अब बंद हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी कि थार। आगे क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं कि मुद्रित माध्यमों में सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो मुद्रित माध्यमों में यदि सबसे बड़ी विशेषता देखें तो आपका हो जाएगा क ऑप्शन, अस्थायित्व। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय प्रधान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कि संपादक के किसके द्वारा लिखा जाता है, तो संपादक के द्वारा लिखा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन ख जो है वो सही होगा। 15 में देखिए रचनात्मक लेखन के लिए क्या अपेक्षित है, तो इसके लिए आपका जो है वो ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदात्मक ज्ञान दोनों जो है वो जरूरी है, इसलिए ऑप्शन
क एवं ख दोनों हो जाएगा। आगे आप देखिएगा रिपोर्ट का अर्थ है, तो रिपोर्ट का अर्थ क्या हो जाता है, घटना को ठीक ठीक सूचना, है ना, घटना की ठीक ठीक सूचना। ये आपका राइट आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि किसी बड़ी खबर का कम से कम, किसी बड़ी खबर को होना चाहिए, किसी बड़ी खबर को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना क्या कहलाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़। आप देखते होंगे जितना भी ब्रेकिंग न्यूज़ होता है उसमें कम से कम जो है वो शब्द होते हैं और बड़ी से बड़ी सूचना होती है जो आपके तक पहुंच जाती है, उसको हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ ना। ग्रामर का अंतिम क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन नंबर, कि जनसंचार का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना संग्रह एवं प्रचार करना, सूचना का विश्लेषण करना और ज्ञान के स्तर में वृद्धि करना, या सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। आप लोग देखिए इसको ना बनाते जाने का प्रयास कीजिए और देखिए कि आपका प्रिपरेशन क्या है, और यदि नहीं है तो कहाँ पे कमी है, कौन सा पोर्शन आपका वीक हो रहा है, आप वहाँ पे जो है ना ज़्यादा फोर्स कीजिए थोड़ा सा मजबूत करने के लिए। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग जो है वो देखेंगे, यहाँ पर है ना क्वेश्चन नंबर 19 से 22 के लिए जो है ध्यान से देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 19 से 22 के लिए सही विकल्प चुनें। यानी 19 से 22 तक फिर आपका एक पद्यांश दिया है जो आपका सिलेबस का है, आपका पाठ्यपुस्तक का है। कहता है नील जल में या किसी की गौर झिलमिलाती दे, जैसे हिल रही है और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। ये आपका उषा कविता से लिया गया है ना। देखिए क्वेश्चन आगे क्या क्या बना है। कहता है प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है। तो अभी मैंने बताया उषा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ग। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 20 कि नीले जल में गौर देह के झिलमिलाने द्वारा कौन सा दृश्य चित्रित होती है। तो इसमें हो जाएगा सूरज की चमक के झिलमिलाते का दृश्य। उसके बाद नील जल के उपमान द्वारा कवि किसका चित्रण करना चाहा है। तो नीले आकाश का जो है वो चित्रण करना चाहा है। क्वेश्चन नंबर 22 उषा के जादू का क्या तात्पर्य है। तो उषा के जादू का तात्पर्य यहाँ पर आपका जो है वो होगा सूरज की किरणों का सौंदर्य। चूँकि उषा का मतलब होता है, ठीक है, प्रातःकालीन के जो सूर्य की किरण होता है उसका। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अजीब बना है, सूरज की किरणों का सौंदर्य, प्रातःकालीन वातावरण। तो पूरा मतलब होता है, ठीक है, प्रातःकालीन के जो सूर्य की किरणें हैं, ठीक है, प्रातःकालीन जो सूर्य की किरणें हैं वो होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर देखिएगा तो आपका यही होना चाहिए, सूरज की किरणों का सौंदर्य। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कवि द्वारा भाषा को तोड़ने और मरोड़ने का क्या दुष्परिणाम हुआ। तो कथ्य और भी जटिल हो गया, यानी कि ऑप्शन ख जो है सही है। आगे बादल निर्भय विप्लव क्यों मचा रहे हैं। तो लोगों का निर्मम शोषण देखकर, यानी कि ऑप्शन ग सही है। आगे देखेंगे कि पेट की पूर्ति के लिए किस किस वर्ग के लोग मारे फिर रहे हैं। तो चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे भिखारी हो, सभी ठोकर खा रहे हैं, सभी जो है वो दर दर मारे फिर रहे हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। आगे देखेंगे बालक के द्वारा चांद मांगने की जिद पर माँ उसे क्या देती है। तो दर्पण। और जब दर्पण देती है तो बच्चा क्या हो जाता है, दर्पण में चांद को देखकर खुश हो जाता है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कि छोटा मेरा खेत, है ना, छोटा मेरा खेत शीर्षक कविता में कवि का कौन सा फसल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कविता, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा कविता। अब देखिए फिर से आपका पद्यांश है जो कि आपका पाठ्य पुस्तक से है, और यहाँ पर देखेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि प्रस्तुत पाठ के लेखक का क्या नाम है। आप पूरा जो है वो गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रस्तुत पाठ के लेखक का क्या नाम है। तो इस चैप्टर में जो है वो हम लोग देखेंगे काले मेघा पानी दे। आप लोग आरओ में पढ़े होंगे काले मेघा पानी दे, उसी चैप्टर से ये पैराग्राफ लिया गया है और इसके राइटर हैं काले मेघा पानी दे के धर्मवीर भारती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। 29 में कहता है कि कौन सी बात लेखक के मन पर ज्यों की त्यों दर्ज हो गई है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, त्यागपूर्वक दान की बात। आगे क्वेश्चन नंबर 30 कहता है भ्रष्टाचार के बारे में मनुष्यों का आचरण कैसे होता है। तो चटकारे लेकर बात भी करते हैं, भ्रष्टाचार को कोसते भी हैं और खुद फंस भी जाते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा, यानी कि घ होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 लेखक को देश के संदर्भ में कौन सी बात कचोटती है।
है ना। तो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपना कर्तव्य करते हैं, लोग कठिन परिश्रम करते हैं, लोग व्यंगपूर्वक काम करते हैं, ठीक है। तो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, ये कचोटती है, और इसलिए कचोटती है क्योंकि वे अपना कर्तव्य और कठिन परिश्रम करते हैं। देखिए कचोटती है इसलिए, यदि पूछता कि किसके लिए कचोटती है तो ये दोनों होता, लेकिन पूछता है कि कौन सी बात कचोटती है, तो जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो बात जो है वो कचोटती है ना। बड़ी बड़ी जो वादे करती है वो बात कचोटती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। लोगों ने लड़कों की टोली को क्या नाम दिया, तो मेढक मंडली नाम दिया। आगे पहलवान की ढोलक शीर्षक कहानी में शेर का बच्चा किसे कहा गया है ना। तो शेर का बच्चा जो है वो चांद सिंह को कहा गया है। सफिया पाकिस्तान से भारत क्या लेकर आती है, नमक। अब कहता है जाति प्रथा में लेखक ने क्या दोष देखा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 आ जाते हैं कि लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है। शिरीष के फूल जो आपका चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन है, जिसके राइटर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घ, उपरोक्त सभी। आगे कहता है सिल्वर वेंडिंग। अब सिल्वर वेंडिंग के लेखक कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। सिल्वर वेंडिंग से एक क्वेश्चन है, कहता है सिल्वर वेंडिंग के सोदर पंथ की विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो 25वीं, है ना। आगे आ जाते हैं, जूझ कहानी में किसका चित्रण है, तो संघर्षशील किशोर का, है ना। आनंद का जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है, और इसके राइटर भी जो है वो आनंद यादव हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को जल की संस्कृति क्यों कहा गया है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ग, है ना, पानी निकासी की सुंदर व्यवस्था के कारण। और लास्ट क्वेश्चन है डायरी के पन्ने से, ठीक है। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में किसे संबोधित किया था, तो यहाँ पर अपनी गुड़िया को, है ना। कोई दिक्कत, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ये। इस प्रकार से आपका हिंदी कोर का वीडियो भी जो है वो कंप्लीट हुआ। ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का भी जो है बहुत जल्द हम लोग अपलोड करेंगे। आपको वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हमारा वीडियो या प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।